तो सर, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये आपकी पार्टनरशिप के बारे में क्लास है। और आज हम इसमें एक नए क्वेश्चन के साथ इसको शुरू कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि हम पार्टनरशिप में अगर कोई व्यक्ति पार्टनर बनना चाहता है, जिसको हम इनकमिंग पार्टनर बोलते हैं, तो उसका क्या तरीका है, क्या नियम कानून कायदे। और अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में से कोई बाहर होना चाहता है, निकलना चाहता है, तो उसका क्या तरीका है। इसके अलावा क्या कोई पार्टनरशिप अपने किसी पार्टनर को जबरदस्ती निकाल सकती है, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। ये तो एक 3 मेन क्वेश्चन हो गए, 3 पॉइंट हो गए। इसके साथ साथ पार्टनर के दिवालिया होने पर क्या पोजीशन, क्या लॉ बात करता है उस पार्टनर की लायबिलिटी के बारे में। उसी तरह अगर कोई पार्टनर मर गया है, तो फिर कानून क्या बोलता है उस मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी के लायबिलिटी के बारे में। ये कुछ पॉइंट मैंने बोले शायद, जो आज हम कवर करेंगे, जो कि आपका चैप्टर, कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर 5 है, जो कि सेक्शन 31 से और 38 तक है। ठीक है संदीप, यहां तक है? ठीक है आदित्य? ठीक है सायक? ठीक है शुभम? जी सर। अब इसमें जहां तक हम चैप्टर 5 के फर्स्ट पॉइंट इनकमिंग पार्टनर की बात करें, जिसको इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर भी बोला, तो उस केस में इन्होंने कहा है कि हम किसी भी नए व्यक्ति को एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में पार्टनर बना सकते हैं अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर उस व्यक्ति को, नए व्यक्ति को पार्टनर के रूप में स्वीकार करे, कंसेंट दे, सहमति दे, तब। तो कोई व्यक्ति पार्टनर कब बन सकता है अदिति? सर जब कंसेंट मिले सारे किसी पार्टनर से। सभी पार्टनर जब किसी व्यक्ति को पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं, तो वो नया व्यक्ति एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। इसके लिए हमें सेक्शन 30 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन 30 क्या कहता है कि माइनर को पार्टनर आप सभी व्यक्ति की कंसेंट से पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उसको पार्टनर बना सकते हो, माइनर को। उसके पार्टनर के बारे में माइनर के राइट, ड्यूटी और माइनर से मेजर होने पर उसका ऑब्लिगेशन, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 30 में। तो अगर आप अदिति नए व्यक्ति को पार्टनर बनाना चाहते हैं जो कि माइनर है,
तो उसमें हमें सेक्शन 31 के साथ साथ कौन से सेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा? 30 सर। 30 का, सेक्शन 30 का, ये मैंने बोलना चाहा। तो किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाने के लिए सभी व्यक्तियों का राजी होना जरूरी है और नए व्यक्ति की जिम्मेवारी खान जी कब से मानी जाएगी? बोलिए खान जी। सर जब वो ऐड हो जाएगा तब से ही तो होगी इसकी जिम्मेदारी। तो मेरे को उलाहना कोई दे रहे हो आप? मैं तो पूछ रहा हूँ। उदाहरण में तो सही कह रहे हो खान जी, मैं तो ये बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ आपने अच्छा बताया, बढ़िया बताया, मैं तो ये बोल रहा हूँ। तो एज एन एग्जांपल जैसे कि कोई ऑपरेटिंग फर्म है। अभी रुको, अभी रुको, वो तो सिर्फ जितना मैं बोलूँ उतना ही, नहीं तो फिर ठीक है डिस्कस शुरू हो जाएगी। तो सर, तो जो व्यक्ति जिस दिन बाकी पार्टनर की कंसेंट से पार्टनर बनेगा, उसकी जिम्मेवारी पार्टनर के अगेंस्ट में, पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन वो पार्टनर बना। परंतु क्या ये संभव है संदीप? क्या ये संभव है कि जो व्यक्ति पार्टनर बनना चाहता है लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर बनने से पहले फर्म पे 2 लाख की लायबिलिटी है, तो आप को हम पार्टनर जब बनाएंगे, जब आप पहले की जो लायबिलिटी है 2 लाख, उसमें से 1 लाख आप दे दोगे तो उसकी लायबिलिटी पहले से मानी जा सकती है संदीप, अगर वो राजी हो तो। सर वो लाइबिलिटी पहले से तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 2 लाख बकाया है। यदि वो 1 लाख देता है तो वो पार्टनर एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस करवाएंगे जी। तो एक मैंने प्रकार तो से सवाल ये कमीशन किया है, मैंने तो सवाल ये किया है, अगर कोई व्यक्ति फर्म की पहले की लायबिलिटी को फ्री विल से एडमिट कर लेता है तो क्या उसकी लायबिलिटी पहले से मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी जी। जिस दिन पार्टनर ने खुद ही, नए व्यक्ति ने खुद ही हाँ भर ली। अदिति बोलिए, जब क्या मानी जाएगी? सर अगर वो अपना कंसेंट देता है कि वो तो बोल दिया मैंने बेटा, अगर उसने अपनी कंसेंट दे दी तो क्या उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी? मान सकते हैं। सकते नहीं, मानेंगे फिर तो। सर मैं बार बार बोल रहा हूं, सामान्य तौर पे हर्ष, नए व्यक्ति की जिम्मेवारी उस दिन से होती है जिस दिन से वो पार्टनर बना। ठीक है संदीप यहां तक? लेकिन अगर नया व्यक्ति पहले की जिम्मेवारी खुशी खुशी लेना चाहता है, ले लो भाई, तो उसकी पहले से भी जिम्मेवारी हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद इसमें ये कहा कि अगर ये पहले भी केस लॉ का जिक्र कर चुके हैं हम, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गोविंद शुगर मिल वाला,
तो अगर 2 व्यक्ति है, उनमें एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर उस फर्म का चलना बंद हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो एक पॉइंट अभी मैंने आपको बताया हर्ष, इनकमिंग पार्टनर या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। कोई डाउट है खान जी? ठीक। अगला पॉइंट है रिटायरिंग पार्टनर, या जिसको हम आउटगोइंग पार्टनर बोलते हैं सहायक। तो रिटायरिंग पार्टनर के लिए बोलिए अदिति। सर जैसे कि यहाँ पे लिखा है 31(2) में कि जो नया पार्टनर आता है वो लायबल नहीं होता है फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। तो आपने जो इलस्ट्रेशन बोला है वो दो, तो वो क्या मतलब उसका एक्सेप्शन है? नहीं, एक्सेप्शन नहीं बेटा। क्या आपने क्या बोला? जैसे कि सर आपने बोला कि एक इंसान आता है, पार्टनर बनता है और वो अपने नहीं, कंसेंट से। एक मिनट। एक्ट में ये लिख रहा है कि वो सिर्फ जिम्मेवार रहेगा जब से वो पार्टनर बना है। ये तो लिखा है अदिति। बेरेक्ट में लिखा है नया व्यक्ति जिम्मेवार अपने पार्टनर बनने के बाद के कामों से रहेगा। यहां तक जी। ठीक है। मैंने सिर्फ एक लाइन और बढ़ाई है कि अगर वो अपनी मर्जी से पहले की जिम्मेवारी लेना चाहे तो फिर उसकी जिम्मेवारी पहले से भी मानी जा सकती है। सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं। अगर वो टर्म कंडीशन में लिख देगा भाई मैं पहले के डेट को आपको चुका दूंगा, तो उसकी जिम्मेवारी पहले से हो जाएगी बस। तो इसमें एक्सेप्शन की कोई बात ही नहीं आई। इसमें तो कंसेंट की बात आई, एग्रीमेंट की बात आई, टर्म कंडीशन की बात आई, जो कि लॉफुल है, लीगल है, फ्री विल से है। अब ठीक है यहां तक? उसके बाद आउटगोइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर वो व्यक्ति होता है जो फर्म से काम नहीं करना चाहता, निकलना चाहता है, रिटायर होना चाहता है। तो सर इस केस में ऐसा पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है हर्ष? तो इसने 3 तरीके बताए। पहला तरीका इन्होंने बताया कि वो सभी की कंसेंट लेके पार्टनरशिप फर्म से बाहर आ सकता है। दूसरा, वो अगर उन्होंने जो पार्टनरशिप डीड लिखी थी ना, एग्रीमेंट लिखा था, उसमें एक्सप्रेस कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग, उसमें लिखा जैसे मान लो 60 साल बाद पार्टनर रिटायर हो जाएगा, तो ये आपके पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेसली लिखा था। तो वो पार्टनर जिसकी उम्र 60 साल हो गई वो फर्म से रिटायर हो जाएगा। और संदीप, अब आपने बताना है कि अगर पार्टनरशिप एट विल थी, पार्टनरशिप एट विल, तो उस केस में कोई पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म जो कि पार्टनरशिप एट विल थी वहां से रिटायर होने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगा? क्या करना पड़ेगा उसे? सर वो सबसे पहले तो सभी पार्टनर की कंसेंट से या फिर एग्रीमेंट से किसी भी वे से वो अलग हो सकता है। दूसरा ये है कि उसको एक सभी पार्टनर्स को नोटिस देना होगा उ- अपनी उसकी रिटायरमेंट का, कि भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चलिए सर, तो ये जो आपने बोला कंसेंट एग्रीमेंट, ये तो एक घालमेल वाला कर दिया आपने। अल्टीमेटली पार्टनरशिप एट विल के केस में अगर कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, निकलना चाहता है,
तो उसे अपने सभी पार्टनरों को अपने बाहर जाने का नोटिस जो है सभी पार्टनरों को देना पड़ेगा और वो फिर बाहर जा सकता है, ऐसा मैंने बोलना चाहा है। ठीक है साहब यहां तक? चलिए, उसके बाद अब ये 3 पॉइंट जो मैं बोलूंगा हर्ष, ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगले सेक्शन में भी इन 3 सब रूल का जिक्र किया गया है। पहला सब रूल है सहायक कि क्या कोई रिटायरी पार्टनर अदिति जो पार्टनर बाहर जाना चाहता है तो उसकी जिम्मेवारी कब तक की रहेगी अदिति? सर जब तक वो अपना सारा लाइबिलिटी पे ना कर दे। मैंने टाइम पूछा कब तक के लिए, कब तक के कामों के लिए जिम्मेवार रहेगा? जब तक वो पार्टनरशिप में था। जिस दिन वो पार्टनरशिप से बाहर जाएगा उसके बाद उसकी जिम्मेवारी फर्म के कामों के लिए नहीं रहेगी। सिंपल रूल है बेटे अदिति। अब सवाल ये बताना है अदिति जी, सवाल ये बताना है कि अगर उसकी जिम्मेवारी पहले की जिम्मेवारी थर्ड पर्सन के खिलाफ थी या पार्टनर के खिलाफ थी, तो अब इनने सहायक तीनों ने मिलके एक एग्रीमेंट करा। कौन तीनों? जो रिटायरी पार्टनर है वो एक रिटायरी पार्टनर, दूसरा अब जो पार्टनरशिप में बच गए एग्जिस्टिंग पार्टनर वो, और एक थर्ड पार्टी जो पार्टनर ना है जिनके खिलाफ लायबिलिटी थी। अगर ये आदित्य आप सवाल बताइए, अगर तीनों व्यक्ति मिलकर इस बात के लिए राजी हो जाए कि जो रिटायरी पार्टनर है जब तक वो पार्टनर था उसकी जो जिम्मेवारी थी, अब उस जिम्मेवारी को रिटायरी पार्टनर नहीं निभाएगा बल्कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना वो उसकी देनदारी देंगे, तो क्या रिटायरी पार्टनर अपनी जिम्मेवारी से बच जाएगा? बेटा सारी बात तो बताइए, सब एग्री हो गए? थर्ड पार्टी एग्री होगा भाई ठीक है मैं रिटायरी पार्टनर से नहीं लूंगा बल्कि एग्जिस्टिंग पार्टनर से ले लूंगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर भी राजी हो गए, भाई कोई बात ना, रिटायरी पार्टनर की गर्दन मत पकड़ो, हमारी गर्दन पकड़ लो। और रिटायरी पार्टनर को तो फायदा था ही था। बताइए खान। आपने हैंड रेज किया मैम, माइक ऑन करिए। सॉरी एग्जिस्टिंग पार्टनर ही सारी लाइबिलिटीज लेते हैं फिर, अगर सबके कंसेंट से एक पार्टनर अलग होता है तो। सबके कंसेंट से पार्टनर अलग नहीं होता, सबने कंसेंट दे दी कि भाई जो बाहर जा रहा है इसका जो उधार था ना, इसके जो हिस्से का उधार था वो हम देंगे, तो फिर बाहर जाने वाले पार्टनर की जिम्मेवारी पहले के कामों के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है साहब यहां तक? ठीक है हर्ष? चलिए, सामान्य तौर पे एक पॉइंट मैं पहले बोल चुका हूं कि फर्म के कामों के लिए जो पार्टनर है ना, जो रिटायरी पार्टनर है वो कब तक लायबल रहेगा? अगर कोई रिटायरी पार्टनर
फर्म से बाहर हो जाता है तो वो जब तक लायबल रहेगा जब तक कि वो अपने रिटायर होने का पब्लिक नोटिस ना कर दे। रिटायर तो वो अप्रैल में हुआ और पब्लिक नोटिस कर रहा है वो जून में, तो उसकी जिम्मेवारी सहायक अप्रैल के साथ साथ मई और जून तक के फर्म के कामों के लिए भी उस रिटायरी पार्टनर की बन जाएगी। अगर वो अप्रैल में रिटायर हुआ और तभी हर्ष किसने, या तो रिटायरी पार्टनर ने या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे ना, मतलब किसी ने भी, या तो बाहर जाने वाले ने या पार्टनरशिप में रहने वालों ने, अगर किसी ने भी पब्लिक नोटिस कर दिया तो पब्लिक नोटिस के बाद रिटायरी पार्टनर की जिम्मेवारी रहेगी या नहीं रहेगी हर्ष? सर नहीं रहेगी। वेरी गुड, नहीं रहेगी। तो ये 3 पॉइंट मैंने अदिति बोले हैं कि भाई पब्लिक नोटिस रिटायरी पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर इनमें से कोई कर सकता है। रिटायरी पार्टनर की जिम्मेवारी पब्लिक नोटिस के बाद नहीं बनेगी और रिटायरी पार्टनर अपने पार्टनरशिप के दौरान किए गए कामों के लिए लायबल नहीं रहेगा अगर रिटायरी पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर और थर्ड पार्टी तीनों रिटायरी पार्टनर के पहले कामों के लिए उसकी लायबिलिटी को माफ कर दे। एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर उसकी लायबिलिटी को ले ले तो रिटायरी पार्टनर पहले के कामों के लिए लायबल नहीं होगा। एक पॉइंट और रह गया सहायक कि अगर थर्ड पार्टी कोई एग्जिस्टिंग फर्म के साथ काम करती है और एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी को हर्ष एग्जिस्टिंग फर्म में जो रिटायरी पार्टनर है ना उसके बारे में पता ही नहीं था, रिटायरी पार्टनर ने नोटिस ना दिया। अदिति, हमने कहा ना रिटायरी पार्टनर नोटिस नहीं देगा तो लायबल रहेगा, ये हमने कहा। रिटायरी पार्टनर की लायबिलिटी जब तक रहेगी जब तक वो नोटिस ना देवे। पर मैं दूसरी सिचुएशन बता रहा हूं सहायक, अगर थर्ड पार्टी एग्जिस्टिंग फर्म के साथ कोई काम करती है बिना उसे ये पता किए कि एक पार्टनर तो इनका रिटायर हो चुका, वो थर्ड पार्टी को पता ही ना था, तो उस केस में रिटायरी पार्टनर की कोई जिम्मेवारी नहीं बनेगी, जो मैं कल बता रहा था सेक्शन 45 के लिए, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है हर्ष, यहां तक? चलिए एक पॉइंट और अदिति, अगर मैंने कल समझाया था एक हमारी फर्म खान, अदिति, सहायक, रितिका, संदीप, इन 3 की है, 5 की है, और खान, रितिका और संदीप क्योंकि इन तीनों की मेजोरिटी है, ये सहायक को बाहर करना चाहते हैं, इनका इनके साथ कोई दुश्मनी है, तो उस केस में ये तीनों दुश्मनी के ग्राउंड पे दुश्मनी निकालने के लिए मेजोरिटी का बहाना लेके सहायक को बाहर नहीं कर सकती। हाँ, गुड फेथ में अगर कोई ग्राउंड है किसी पार्टनर को निकालने का तो फिर उसको मेजोरिटी के ग्राउंड पे मेजोरिटी से उसको बाहर कर सकते हैं।
बाकी जो बाहर किया है उसके पहले के कामों के लिए जिम्मेवारी बख्शी जा सकती है। जो अभी पढ़ा था ना अभी हमने, पहले के कामों की लाइबिलिटी अगर एग्री होते हैं तो पहले के कामों की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। फिर तीसरा रूल, पब्लिक नोटिस तक उसकी जिम्मेवारी रहेगी, पब्लिक नोटिस के बाद नहीं रहेगी। पब्लिक नोटिस कौन करेगा? एक्सपेल होने वाला पार्टनर या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इनमें से कोई। पढ़िए खान जी। सर सबसेक्शन 4। सेक्शन 31 चैप्टर 5। ओके। सेक्शन 31 इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, पहले क्लॉज A1। खान जी पहले चैप्टर का नाम बोलते हैं, पहले एक्ट का नाम बोलते हैं, चैप्टर का नाम बोलते हैं, फिर टाइटल का नाम बोलते हैं, फिर सेक्शन का नाम बोलते हैं, फिर मार्जिनल नोट बोलते हैं, फिर कंटेंट बोलते हैं। ओके सर, ओके। पार्टनरशिप एक्ट चैप्टर 5 इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, सेक्शन 31 इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, clause 1, subject to contract between the partners and to the provision of section 30, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. बताओ। सर कि सेक्शन 30, सॉरी, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट से ही कोई न्यू पार्टनर एंटर करेगा फर्म में, और सेक्शन 30 को की जो प्रोविजंस है उनको माइंड में रखकर ही। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आगे बताओ। Subsection 2, subject to the provision of section 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he become a partner. सर कोई भी न्यू पार्टनर जो फर्म में आता है वो अपने आने से पहले की जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। बहुत अच्छे। पर एक लाइन मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी थी अदिति, अगर वो खुद ही राजी है करने के लिए तो वो दे दे। अगर उसका कंसेंट है तो होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद अगला कंसेप्ट हमने पढ़ाया वो था रिटायरी पार्टनर का। पढ़िए अदिति जी। Sir, Indian Partnership Act, Chapter 5, Incoming and Outgoing Partners, Section 32. Retirement of a partner. A partner may retire A, with the consent of all the other partners, B, in accordance with an express agreement by the partners, or C, where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire. So सर ये बोलता है, बताइए। क्लॉज 1 बोलता है कि पार्टनर रिटायर 3 कंडीशन में हो सकता है। फर्स्ट इज कि सारे पार्टनर का कंसेंट हो। सेक्शन बी बोलता है कि एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो कि हाँ आप रिटायर हो सकते हो। एंड देन सी बोलता है कि अगर पार्टनरशिप एट विल पे है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा अदर पार्टनर्स को कि आपको रिटायर होना है। एंड जो नोटिस दिया जाता है वो इधर द रिटायरिंग पार्टनर देता है या फिर ये तो कहीं लिखा ही नहीं अभी, ये तो बाद में आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए सहायक। Subsection 2 of Section 32. A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by a course of dealing between such third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. बताइए। सर अगर उनके बीच कोई एग्रीमेंट होता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है कि थर्ड पार्टी जो है
थर्ड पार्टी, रिटायरिंग पार्टनर एंड द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन तीनों के बीच अगर एग्रीमेंट होता है तो फिर वो रिटायर्ड होने के बाद लायबल नहीं होगा किसी भी एक्ट के लिए। बाद नहीं सर, हर्ष बताओ, दिखा आप। सर इसमें ये बोला गया है कि रिटायरिंग पार्टनर डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से थर्ड पार्टी के खिलाफ अपने सभी एक्ट्स के लिए जो फर्म ने रिटायरमेंट से पहले किए हैं। अगर वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, मिलके सब एग्रीमेंट कर लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ, और पार्टनर जो है उस टाइम के, मतलब जिस टाइम वो था उस टाइम के एक्ट से वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी बिफोर। तो मैंने कहा रिटायरी पार्टनर जब बाहर होता है और अगर उसमें तीन पार्टी, रिटायरी पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर और थर्ड पार्टी, ये रिटायर होने से पहले एग्रीमेंट करते हैं कि आप पहले के कामों के लिए आपकी जिम्मेवारी को हम छोड़ देते हैं, तो फिर उसके रिटायरी पार्टनर के पहले के कामों की जिम्मेवारी उसके ऊपर नहीं रहेगी, बल्कि थर्ड पार्टी किससे वसूलेगी? वो सारी एग्जिस्टिंग पार्टनर से। अब ठीक है यहां तक? आगे बोलिए हर्ष। Subsection 3, notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement. सर इसमें ये बोला गया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है और जो पार्टनर्स है उस फर्म के, वो लायबल होंगे थर्ड पार्टी को जो भी वो एक्ट करेंगे फर्म के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के खिलाफ, अगर जब तक वो नोटिस पब्लिक नोटिस नहीं देते था वो। रिटायर होने के बाद भी रिटायरी पार्टनर जिम्मेवार रहेगा जब तक कि वो पब्लिक नोटिस ना देते। यहाँ तक ठीक है हर्ष? हाँ संदीप, पहले उसके फोर्थ क्लोज पढ़ो पहले। Three may be given by the partner आवाज of कट रही है बेटा। the partner of the reconstituted firm. आवाज कट रही है बेटा, Yes sir, मैं पढ़ रहा हूँ। बोलो A दोबारा। notice under subsection 3 may partner or by any partner of हाँ जी आप पढ़ो। Subsection 4 है सर कि 3 है? 4 बेटा। Okay. Notice under subsection 3 may be given by the retired partner or by any partners of the reconstituted firm. तो नोटिस कौन देगा बेटा? सर रिटायर्ड पार्टनर या तो फिर जो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा उनके वो सारे पार्टनर्स। रिटायरी पार्टनर या बच्योर पार्टनर, हम्म। ठीक है। अब इसका अर्थ जो थर्ड पॉइंट का जो प्रोवाइजो रह गया था ना, वो पढ़िए एक बार। Proviso that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर। सर इसमें बोला गया है रिटायर पार्टनर लायबल नहीं होगा थर्ड पार्टी के लिए अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि वो पार्टनर था उस फर्म का। तो यहाँ पब्लिक नोटिस का कोई बात ना बोली, यहाँ बोला थर्ड पार्टी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ जो रिकंस्ट्रक्ट फार्म पार्टनरशिप फर्म बनी ना, उसके साथ कोई काम कर रहा है, तो अगर तो उसे पता हो कि भाई ये 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया और उसने पब्लिक नोटिस ना दिया हो, तो थर्ड पार्टी किसकी गर्दन पकड़ सकता है? रिटायरी पार्टनर की भी गर्दन पकड़ सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी को काम धंधा करने के दौरान उसे पता ही नहीं कि चौथा पार्टनर भी था, वो तो ये समझ रहा था कि 3 ही पार्टनर है। तो उस केस में अगर रिटायरी पार्टनर ने नोटिस ना भी दिया तो भी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनेगी फर्म के कामों के लिए। ठीक है यहां तक अर्ज? यस सर। चलिए
उसके बाद अगला सेक्शन एक्सपल्शन का। रितिका मिश्रा जी, क्या पढ़ना चाहते हो आप, बोलना चाहते हो? साबिया जी बताइए। यस सर, सेक्शन सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सेक्शन 33 एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। हम्म, A partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners, हम्म, save in the exercise in good faith of powers conferred by contract between the partners. क्या कहना चाह रहे बेटा? सर, एक पार्टनर को उस फर्म से तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक सर सारे पार्टनर्स मेजोरिटी में ना हो। तो सेव एंड एक्सरसाइज। थोड़ा टाइम दीजिए सर साबिया को। सर ये नहीं समझ आ रहा है, सेव इन एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ पावर्स। कोई बात ना, फिर खान जी आप बोलिए। सर मेजॉरिटी में पार्टनर को नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ गुड फेथ होगा तो ही निकाल सकते हैं। वही लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर सेव इन द एक्सरसाइज गुड फेथ ऑफ पावर्स। सहायक बोलो। सर, हम फर्म से किसी पार्टनर को बाय मेजोरिटी एक्सपेल नहीं कर सकते। ओनली इन केस गुड फेथ का एक्सरसाइज करते हैं तभी हम उसको एक्सपेल कर सकते हैं। साबिया जी ये कहना चाहता है कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया था, ये नहीं है कि आपके पास मेजोरिटी है तो आप अपने द्वेष भाव से किसी भी व्यक्ति को बाहर कर दोगे। मेजोरिटी होने के बावजूद भी आपको किसी को अगर निकालना है तो कोई आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, तभी आप उसको निकाल सकते हो। आपको उसको निकालने का गुड फेथ में ही आप उसको निकाल सकते हो, द्वेष भावना से उसको नहीं निकाल सकते मेजोरिटी के नाम पर। क्या बोलना चाहता हूँ सबसेक्शन बताइए। 2। आप नहीं अदिति बोलो। जी सर, बोलिए। सेक्शन पढ़ो सर। 33(2). जी 33, जी सर 33(2). The provision of subsection 2, 3, 4 of section 32 shall apply to an expelled partner as if he were a dead partner. क्या कहना चाह रहा है ये? सर, जैसे कि सेक्शन 32(2), 3, 4 में लाइबिलिटी की बात की जा रही है कि वो डिस्चार्ज कब होता है, कब लाइबल होता है थर्ड पार्टी को, तो वो सारे सबसेक्शंस यहाँ पे भी अप्लाई होगा एक्सपल्शन में भी, अगर एक पार्टनर इसने एक्सपेल। कहा जब आप एक्सपेल करते हो तो एक्सपेल पार्टनर को भी वो भी अपनी लाइबिलिटी से बचाव हो सकता है अगर वो एग्री हो जाए सारे, तो उसकी भी जिम्मेवारी जब तक रहेगी जब तक वो नोटिस ना करे तो। और वो नोटिस भी जो है या तो एक्सपेल पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर वो इसका नोटिस कर सकते हैं। ठीक है साहब, यहाँ तक? चलिए, अभी और कोई पढ़ना चाह रहा है? रफे इस्लाम पढ़िए। अब 2 पॉइंट हम बात करेंगे, पहले सुनिए रफे जी। मैंने बोला था इंसॉल्वेंसी के केस में और डेथ के केस में, तो पहले हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी के केस में। तो सर इन्होंने बताया कि अगर कोई पार्टनर हर्ष अगर कोई पार्टनर जो इंसॉल्वेंट होता है तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ है उस दिन से वो पार्टनर के तौर पे नहीं रहेगा, चाहे फर्म डिसॉल्व हुई हो या ना हुई हो। पहला पॉइंट यहां तक ठीक है साहब? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, डिक्लेयर कर दिया, तो वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के तौर पर नहीं रहेगा। हो सकता है वो 2 ही पार्टनर हो तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, हो सकता है 4 पार्टनर हो तो फर्म डिसॉल्व ना भी हो।
तो फर्म के डिसॉल्व होने ना होने से कोई लेना देना ना है। अगर फर्म पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तो वो उस दिन से फर्म का पार्टनर नहीं माना जाएगा। पहला पॉइंट पढ़ो दिखा इसको, रफे इस्लाम पढ़ो। Section 34, Insolvency a partner. Clause 1. Where a partner in a firm is adjudicated an insolvent, जहाँ एक फर्म में जो पार्टनर होगा अगर वो इंसॉल्वेंट है, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made. उसकी पार्टनरशिप तब सीज हो जाएगी जिस डेट में ऑर्डर पास होगा। Whether or not the firm is thereby dissolved, चाहे फर्म डिसॉल्व हो या ना। सर सही है यानी कि वही है हर्ष। यस सर, इसमें यही बोला गया है कि अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, चाहे फर्म डिसॉल्व हो या ना हो, तो ये माना जाएगा कि वो पार्टनर क्या बोलते हैं, वो डिसॉल्व हो गया वो सर। वो फर्म डिसॉल्व हो ना हो, वो व्यक्ति उसी दिन से उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं माना जाएगा जिस दिन उसको इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट किया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अदिति, अगर जो है पार्टनरशिप फर्म ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करा और ये कहा कॉन्ट्रैक्ट करके कि फर्म जो है डिसॉल्व नहीं होगी। अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके बाद भी फर्म को आगे चलाया जाएगा, कंटिन्यू रहेगी, खत्म नहीं होगी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमने करा। यहां तक ठीक है सहायक? ऐसा ठीक है सहायक? अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कराया है कि भाई किसी व्यक्ति के दिवालिया होने पर फर्म खत्म नहीं होगी बल्कि काम करेगी, वो एज ए पार्टनर खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा? उस केस में उस इंसॉल्वेंट पर्सन की प्रॉपर्टी, एस्टेट, वो जो है दिवालिया होने के बाद के कामों के लिए जिम्मेवार नहीं होगी। नॉट लायबल एक्ट ऑफ द फर्म इज नॉट लायबल एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट। क्या कहना चाह रहा है सहायक? जिस दिन कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उस दिन के बाद फर्म कोई काम कर रही है तो फर्म के कामों के लिए जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी वो लायबल नहीं होगी और ना ही फर्म के कामों के लिए इंसॉल्वेंट लायबल होगा। ऐसा इन्होंने कहना चाहा है। बोली खान। सर अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है फर्म में, तो जो उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग होता है, डिसाइड होता है, ठीक है, कि 40% कोई लेगा, 30% कोई लेगा, 30% कोई लेगा। उसमें से 30% वाला एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है इन केस, तो उसके इंसॉल्वेंट होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें तो उसके पास रह नहीं जाती हैं, तो उसका जो लॉस का जो रेशियो होता है वो 2 पार्टनर्स में बाकी में डिवाइड कर दिया जाता है। ये तो मैंने नहीं कहा डिवाइड कर दिया जाता है। सर मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे उसे कंफर्म कर रही हूँ नहीं कि वो तो मैंने तो ये कहा है कि भाई एक तो इंसॉल्वेंट होने के दिन से वो व्यक्ति फर्म में पार्टनर नहीं रहता, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने कहा अगर बाई चांस हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कराया कि अगर कोई दिवालिया होएगा
तो फर्म कंटिन्यू काम करेगी। तो उस केस में दिवालिया होने पर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लायबल नहीं ठहराया जाएगा उस दिन से जिस दिन वो व्यक्ति दिवालिया हुआ है। किन कामों के लिए? फर्म के कामों के लिए। फर्म के कामों के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल ना है। ये मैंने मोटी मोटी बात बोली है, इतना ही समझिए यहाँ के सेक्शन के लिए। उसके पार्ट का जो लॉस है वो कौन बियर करेगा, मैं वो पूछ रही थी। सर उसके पार्ट का लॉस जो इंसॉल्वेंट होता है उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है आईबीसी में, और जो उसकी प्रॉपर्टी को फिर कोर्ट के थ्रू दिलवाया जाता है, जिसमें इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होती है ना, उसमें फिर वो उसकी जो जिम्मेवारी होती है बेटा, जो कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग होती है, और उस व्यक्ति की जो दिवालिया हो गया उसकी लायबिलिटी के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको वो लायबिलिटी दी जाए उसकी प्रॉपर्टी में से। उसकी प्रॉपर्टी में से यहाँ तो इन्होंने सिर्फ पार्टनरशिप के प्रोस्पेक्टिव में कहा है कनिष्का खानखा जी, सॉरी खानखा जी। यहाँ तो उसने, मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं बहुत गंदा है, बेकार है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ जो है पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव में डिसीज इंसॉल्वेंट पार्टनर की स्टेट को लायबिलिटी से बाहर रखा है। परंतु आपने बोला अगर लॉस है तब, तो अगर पहले के, और इसने कहा है बाद के कामों के लिए, पहले के कामों के लिए मना नहीं किया है सर इसने कहा है कि जब वो इंसॉल्वेंट हो गया उसके बाद के कामों के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी। पहले के काम के लिए मैं बोल चुका हूं कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट करती है, रिसीवर अपॉइंट करती है, वो प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाता है और उसकी प्रॉपर्टी को फिर कोर्ट प्रायोरिटी के हिसाब से उसका निपटारा करती है, भुगतान करवाती है, ने कहा है। बाद के कामों के लिए वो स्टेट लायबल नहीं होगी, जब वो पार्टनर था जबकि उसके कामों के लिए तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। मैं वो नहीं बोल रही थी, प्रॉपर्टी की बात मैं नहीं कर रही थी। मेरा कहने का बस इतना क्वेश्चन था कि जो फर्म है उसमें प्रॉफिट का रेशियो डिसाइड है, ठीक है। प्रॉफिट जब होता जाता था तो सारे लोग बराबर से ले लेते थे जो भी उनका प्रॉफिट रेशियो था, बट जब पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब उसके जो पार्ट का लॉस है, जैसे वो जिस रेशियो से वो प्रॉफिट लेता था, अब लॉस में भी वही रेशियो होगा, तो वो लॉस कौन बियर करता है? मैंने पढ़ा था कि वो लॉस जो बाकी के पार्टनर्स होते हैं, जो हो चुका है, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, आगे के नहीं सर, जो हो चुका है वो जो बाकी के पार्टनर्स होते थे वही बियर करते थे। तो वो मैं आपसे चेक कर रही थी कि मैं सही हूँ या नहीं, बस नहीं, ये था। ऐसा लॉ में नहीं लिखा होगा जो आप बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंट का मतलब बेटा ये है कि वो अपना पैसा नहीं चुका सकता, लोन नहीं चुका सकता, पर लेकिन उसके बाद जो एसेट है ना उनको हम लिस्टिंग करेंगे और कोर्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी में से लॉस को चुकवाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, इंसॉल्वेंट का मतलब ये नहीं है कोई बिल्कुल कंगाल हो गया। पर अगर लिक्विडेटर आता है और सारी चीजों की वैल्यू निकालता है और उसकी फिर भी लॉस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर एज पर एग्रीमेंट होगा, बट ये ऑटोमेटिक नहीं माना जाएगा कि पार्टनर चुकाएंगे। सर ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, एज ए लॉ नहीं हो सकता। या तो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कोई ऐसा क्लोज। सर मुझे जहाँ तक याद है जब मैंने पढ़ा था कि ये जो पार्टनरशिप है उसमें ये कहीं से कुछ ऐड किया गया था, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि अभी लॉ कंप्लीट हो गया है, तो सर 3 ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले पढ़ा था कि ये सारे लॉ। तो एज ए रूल जो है रिमेनिंग पार्टनर जो है, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके लॉस के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, एज ए रूल बोला मैंने। कहीं ना कहीं ग्रे एरिया होगा। हाँ सर कुछ है ऐसा, बट मैं एक बार ही देखूंगी अपने पास भी कि मैंने कहाँ पढ़ा था।
कॉन्ट्रैक्ट किया हो, एग्रीमेंट किया हो, तब चल सकता है। कोर्ट डिसाइड करे तब चल सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो है लो जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो भुगतेंगे, ऐसा नहीं हो सकता सर। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। चलिए पढ़िए दिखा इसको, हर्ष पढ़िए। Section 34, subsection 2. Where under a contract between the पूरा partners. पढ़िए हर्ष, पूरा पढ़िए। Section 34, insolvency of a partner. Subsection 1. Where a partner in a firm it is adjudicated and insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is thereby dissolved. सर यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पार्टनर है फर्म में जिसको इंसॉल्वेंट बोल दिया गया है, तो जिस डेट से उसे इंसॉल्वेंट बोला गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, तो उस डेट से वो पार्टनर सीज हो जाएगा फर्म से, चाहे पार्टनरशिप फर्म सीज खत्म हुई है या नहीं हुई है। आगे Subsection 2. Where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order of adjudication is made. तो यहाँ पे ये बोला गया है अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि फर्म के जहाँ पे फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है और जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी एक्ट के लिए, ना ही उसकी स्टेट से वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और फर्म भी लायबल नहीं होगी किसी भी एक्ट के लिए इंसॉल्वेंट के लिए, जिस डेट से उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का ऑर्डर हुआ है उसके बाद से, और जिनके बाद से बाद के कामों के लिए। ठीक है, अब लगभग यही सिचुएशन डिसीज के केस में कही गई है। पढ़िए सहायक। Section 35. Liability of estate of deceased partner. Where, under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of a partner. The estate of a deceased partner is not liable for an act of the firm done after his death. जहां कहीं पार्टनर के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम में से किसी के मरने पर फर्म को चालू रखा जाएगा, वहां पर अगर कोई व्यक्ति एज ए पार्टनर मर जाता है तो फर्म चालू रहेगी, पर मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी वो उसके बाद के कामों के लिए जिम्मेवार नहीं रहेगी। ठीक है, यहां तक सहायक? कोई डाउट? तो ये मोटा मोटा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। उसके बाद अब इससे पहले एक अपना कंसेप्ट होल्डिंग आउट 28 ये हमने और एक क्वेश्चन के तौर पे बोला हुआ है, तो इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि अगर कोई पार्टनरशिप रफे इस्लाम और संदीप जी के बीच में है और सहायक जी एक पार्टनर नहीं है और हर्ष जी एक बैंकर है, अब सहायक जी बोलकर, लिखकर या अपने व्यवहार से जानबूझ के अपने आप को रफे इस्लाम
और संदीप की पार्टनरशिप फर्म में अपने आप को मेंबर बताता है और जरूरत पड़ने पर संदीप हर की पार्टनरशिप जब हर्ष से पैसा मांगती है तो हर्ष जो है सहायक को उसका पार्टनर समझते हुए, जबकि था नहीं वो, उनको लोन अगर दे दे तो फिर उसको, अगर संदीप हर की पार्टनरशिप लोन ना चुकाए तो हर्ष जो है अपने पैसे को सहायक से रिकवर कर सकता है। जब ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो सहायक ये नहीं कहेगा सर मेरी तो कोई जिम्मेवारी नहीं, मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं। यहां पर हर्ष उसको अपने पहले कही गई बात से मुकरने से कोर्ट में रुकवा सकता है। ये एक तरह से एस्टोपल जैसा है। पढ़िए दिखा आदित्य जी। Section 28, holding out. Subsection 1. Anyone who by words, spoken or written, or by conduct represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in a firm is liable ये as a partner. एनीवन सहायक है। आगे पढ़ो। Is liable as a partner in that firm to ये anyone फर्म जो who है, ये फर्म जो है रफे इस्लाम और संदीप की फर्म है। firm to anyone who has on the faith of such representation given जिसको ये credit to बोल the रहा firm. है, जिसपे बिलीव करता है, वो हर्ष कर रहा है बिलीव। आगे। Whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the persons giving credit. तो ये रिप्रेजेंटेशन सहायक ने खुद दिया हो या बोल रहा हो ये अखबार में और वो हर्ष ने पढ़ लिया, या तो सहायक हर्ष को बोल ही रहा है या सहायक ने अखबार में छपवाया और उसको हर्ष ने पढ़ लिया, दोनों चलेगा। तो उस केस में सहायक को बाद में ये कहने से रोक दिया जाएगा कि वो उस फर्म में पार्टनर नहीं था और इसलिए मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती है। ठीक है यहां तक सहायक? ठीक है हर्ष? सर मतलब ये पूरा कंसेप्ट एस्टोपल सा ही है पूरा एज इट इज। बोला मैंने बोला है कि ये कंसेप्ट एस्टोपल पे है, पर ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के पर्सपेक्टिव में है, बस है एस्टोपल ही, पर ये पार्टनरशिप के उसके पर्सपेक्टिव में है बस। सेकंड पॉइंट पढ़िए हर्ष। Section 28, subsection 2, where after a partner's death, the business is continued in the old firm name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not itself make his legal representative or his state liable for any act of the firm done after his death. यही तो बात सर अभी आपने पढ़ी है हर्ष। यस सर। उधर पहले पार्टनर की डेथ होने के केस में उसकी एस्टेट लायबल नहीं होगी। यहां पर भी तकरीबन वही बात बोली है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और उनका बिजनेस, रिमेनिंग पार्टनर का बिजनेस चलता रहता है,
तो उस केस में अगर उस मरे हुए व्यक्ति का पार्टनर का नाम यूज किया जा रहा है या उसके नाम पे नाम लिखा हुआ है, तो सिर्फ उसका नाम यूज किया जा रहा है या उसका नाम लिखा है, सिर्फ इस वजह से मरने के बाद उस मरे व्यक्ति के LR या उस मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिम्मेवार लाइबल नहीं होगी। ठीक है, यहां तक बताइए सहायक। सर यहाँ पर एलर को अगर कुछ बेनिफिट भी मिलता है फिर भी ही इज नॉट लायबल। सवाल है जवाब है? सर इट इज माय क्वेश्चन। किसको बेनिफिट मिलता है? अगर एलआर को कुछ बेनिफिट भी मिलता है फिर भी लायबल नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं ना? वो तो फिर चीज बदल जाएगी, फिर बेनिफिट का जिक्र कर दोगे तो आप। सर बेनिफिट का जिक्र कर देंगे तो चीजें बदल जाएगी फिर। अभी इसमें बेनिफिट का कोई जिक्र नहीं किया बेटा, क्योंकि बेनिफिट का जिक्र आती तो हमें देखना पड़ेगा भाई उसको बेनिफिट क्यों मिला, क्या उसकी पोजीशन पार्टनर की रही है या कोई टर्म कंडीशन लिखी और थी, वो तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। देखो फिर तो सर जैसे कि एक केस लॉ था प्रीवियसली जो गोविंद शुगर मिल वाला, वहां पर बेनिफिट ले रहा था बट उसको डिसॉल्व कर दिया गया। चलिए, तो अभी इसमें पहले तो लॉ को ही समझिए सहायक, फिर सिचुएशन की तो बाद में बात आएगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ LR को इन्होंने पार्टनर शो नहीं करा अभी हर्ष, इन्होंने तो सिर्फ ये बोला कि भाई मरने के बाद पार्टनरशिप कंटिन्यू रह गई और उसके मरे हुए का नाम यूज किया जा रहा है। यहां पर ये नहीं कहा कि पार्टनर LR को कोई पैसा वैसा मिलता था या उसका कोई रोल था, उसको पैसे किस कैपेसिटी में मिल रहे थे, वो मैटर करेगा ना भाई, वो चीजें यहाँ शो नहीं हो रही। तो मोटे तौर पे इसने कहा कि मरने के बाद उसकी एस्टेट या LR लायबल ना होंगे। अगर उन्होंने कुछ भी ना लिया तो, कुछ भी ना किया तो, ये मैं बोलना चाह रहा हूं ना। अगर और मगर आ गया तो फिर आंसर भी फिर अगर मगर हो जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक है यहां तक? उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 4, जिसमें आपके पार्टनर का तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन की बातें करी गई है कि अगर हर्ष, संदीप, अदिति 3 पार्टनर है तो इनका सहायक के साथ रिलेशन कैसे ये डेवलप करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे। तो इन्होंने कहा अगर पार्टनर बाहर वालों के साथ काम करता है तो उस केस में सबसे पहले लो ये कहता है अदिति कि हर पार्टनर उस फर्म का एजेंट होता है। मतलब अदिति, संदीप, हर्ष, जो इन्होंने फर्म बनाई इंडिया शाइनिंग, उस फर्म के ये तीनों एजेंट माने जाएंगे। पहला पॉइंट पढ़ो संदीप
चैप्टर 4। चैप्टर 4 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी। सेक्शन 18 द पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ ए फर्म subject to the provision of this act. A partner is the agent of the firm for the purposes of the business of the firm. बताओ। कि वो एजेंट बन, इसमें यही बोल रहा था कि वो जो जितने भी पार्टनर होंगे वो एजेंट माने जाएंगे फर्म के अंदर, बिजनेस ये ऑफ द फर्म पार्टनर, में। कोई भी पार्टनर, एक पार्टनर वो फर्म का एजेंट होता है, ये इन्हें मोटे तौर पे बात कही। सेक्शन 19 स्पीक अबाउट implied authority. Implied authority means when a partner act done जिसमें उसका इंटेंशन अपने काम से फर्म को बाइंड करने का रहा हो, तो फर्म्स को अपने कामों से एज ए पार्टनर बाइंड करने का रहा हो, उस अथॉरिटी को हम बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के तहत आप सारे काम कर सकते हो सिवाय नीचे लिखे 8 कामों को छोड़कर। पढ़ो हर्ष। Section 19 implied authority of partner as agent of the firm. Subsection 1 subject to the provisions of section 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. तो सर यहाँ पे बोला गया है कि जो पार्टनर है वो अगर कोई काम करता है अपने यूजुअल वे में तो वो अपने काम से पूरे फर्म को बाइंड करता है। वेरी गुड। The authority of a partner to bind the firm conferred by this section is called his implied authority. जो अथॉरिटी है जिस वजह से पार्टनर बाइंड करता है फर्म को, उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी कहते हैं। Subsection 2 in the absence of any uses or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to, clause A, submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. सर इसमें पहले वाले में ये बताता है इसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी जहां पे वो एक डिस्प्यूट को जो बिजनेस ऑफ फर्म से रिलेटेड है वो आर्बिट्रेशन में सबमिट करता है, उस केस में इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी उस पार्टनर की। मतलब कहने के वो आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकता। यस सर। पार्टनर एजेंट होता है फर्म का सहायक और सारे काम कर सकता है फर्म को बाइंड करने के लिए, बट वो इस केस में जब तक कि उसको स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में ये पावर ना दे रखी हो कि आप किसी मैटर को आर्बिट्रेशन को भेज सकते हो। अगर लिख रखा है तो हर्ष, अगर लिखा हुआ है सर तो फिर भेज सकते हैं, और अगर नहीं लिख रहा तो वो ऑटोमेटिक तरीके से किसी मामले को आर्बिट्रेटर के पास नहीं भेज सकता। आगे। क्लॉज बी open a banking account on behalf of the firm in its own name. सर वो अपने नाम पे फर्म का अकाउंट नहीं खोल सकता, बैंक अकाउंट। क्लॉज सी compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm. तो फर्म के नाम पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोई भी क्लेम छोड़ना या किसी पोर्शन ऑफ क्लेम को छोड़ना नहीं कर सकता। क्लॉज डी withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm. सर अगर कोई सूट फाइल किया है फर्म के बिहाफ पे तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता। क्लॉज ई admit any liability in a suit or proceeding against the firm.
किसी भी लायबिलिटी को किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग में फर्म के अगेंस्ट में एडमिट नहीं कर सकता। क्लॉज एफ, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ पे एक्वायर नहीं कर सकता। क्लॉज एच, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जो फर्म के नाम पे है। क्लॉज जी, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता सर। करो, एक्सप्लेन करो दीदी दोबारा, क्या काम नहीं कर सकता वो? एक्सप्लेन करिए अदिति, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही आपकी अदिति जी, सहायक करो। सर सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 ये बात करता है कि पार्टनर के पास कौन कौन से इम्प्लॉयड ऑथोरिटी नहीं है। अगर स्पेसिफिकली एग्रीमेंट पे मेंशन है तो फिर उसके पास ऑथोरिटी होगा, नहीं तो इन जनरल नहीं होगा। इसमें है कि पार्टनर आर्बिट्रेशन के आगे सबमिट नहीं कर सकता, किसी भी बैंकिंग अकाउंट। ए फॉर आर्बिट्रेशन। यस सर। बी फॉर बैंकिंग अकाउंट पहले बोलो पूरा। अपने नाम पे खोल नहीं सकता है ऑन बी बिहाफ ऑफ फॉर द। बैंकिंग। यस सर। आगे एंड उसके बाद है कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश नहीं कर सकते किसी भी क्लेम को। सी फॉर कंप्रोमाइज। यस सर। विथड्रॉ नहीं कर सकता किसी सूट और प्रोसीडिंग को। डी फॉर विड्रॉल, डी विड्रॉ, डी विड्रॉ, विड्रॉल। एडमिट नहीं कर सकता किसी भी सूट और प्रोसीडिंग को। किसी दावे में फर्म की तरफ से जो फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी हो, बिना पूछे वो उसको एडमिट नहीं कर सकता। यस सर। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी को ना एक्वायर कर सकता, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ना ले सकता ना दे सकता बिना परमिशन के। एंड फर्म के बिहाफ पे किसी भी और दूसरे पार्टनरशिप पे एंटर नहीं कर सकता। एक पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए दूसरी पार्टनरशिप में भी नहीं जा सकता। तो ये आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बारे में खान जी बताया है। इस सेक्शन में और कौन से सेक्शन का जिक्र किया खान जी? इस सेक्शन में सेक्शन 22 का जिक्र किया है। अब 22 पढ़िए दिखा खान जी। संगीता शर्मा जी क्या हाल है? Section 22, Mode of doing act to bind firm. In order to bind a firm, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm. ये कहना चाहता है कब किसी पार्टनर का कोई एक्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई एक्ट करता है पार्टनर या कोई डीड लिखता है, तो कब कहेंगे कि फर्म उससे बाइंड है। तो इसने कहा कि जब कोई पार्टनर कोई काम करेगा या इंस्ट्रूमेंट करेगा तो हम उसको फर्म से बाइंड जब मानेंगे हर्ष, अगर वो पार्टनर ने वो काम, पहला तरीका फर्म के नाम पे किया हो, फर्म का नाम लिखा हो, फर्म को पार्टी बनाया हो, पार्टनर ने काम करते समय फर्म को पार्टी बनाया हो, तो फर्म क्या हो जाएगी हर्ष? बाइंडिंग हो जाएगी सर। बाइंडिंग हो जाएगी। या तो फर्म के नाम से किया हो या फर्म का नाम ना लिखा हो
पर हमारा काम करते समय फर्म को बाइंड करने का इंटेंशन रहा हो तो उस केस में फर्म क्या रहेगी साहब? बाइंडिंग रहेगा फर्म के ऊपर भी। बाइंड रहेगा। तो सर ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने काफी सेक्शनों को कवर करने की कोशिश करी है। कल हम इनको खान जी पढ़ के आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, याद करके आइए। जी सर, और होगा। कल जो है माइनर वाला सेक्शन 30 उसकी क्लास रहेगी, प्लस इन सब का रिवीजन करके आना है। सबिया जी, कल माइनर हाँ एक्ट जी, की क्लास रहेगी। है? यस सर। सर माइनर एक्ट की क्लास रहेगी कल। फिर सर सैटरडे माइनर नहीं, जी। अच्छा कल यस तो सैटरडे है। यस सर। हाँ, कल 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 क्लास नहीं रहेगी, ये पार्टनरशिप वाली क्लास नहीं रहेगी हर से। कल कल क्लास रहेगी अपनी जीके की, यस और सर। जीके का टॉपिक है अभी स्टैटिक जीके। खान जी, यस सर। कल स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ओके ओके। ठीक है? तो अब हम मिलेंगे पार्टनरशिप के पार्ट पर मंडे मंडे को। को। यस तो बाकी साहब को रिवीजन करके आइए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। कोई डाउट है हर्ष? सर मंडे का टॉपिक पार्टनरशिप में माइनर का ही है ना, सिर्फ सेक्शन 30? मैंने ये बोला माइनर का सेक्शन 30, क्योंकि रिवीजन कराएंगे उस दिन थोड़ा सा, और माइनर का एक टॉपिक। रिवीजन मतलब जितना भी पार्टनरशिप पढ़ा है सारे सेक्शन? हाँ ठीक। हाँ हाँ, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, प्लस सेक्शन 30 कि क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, ये मैंने बोलना चाहा। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट? संदीप, रफे इस्लाम, नो सर। सायक,